हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल टिप्स एट होम। तो गाइस, जैसे कि टाइटल में आपने पढ़ ही लिया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट डिलीवरी केयर। तो जब आप डिलीवरी के बाद हॉस्पिटल से घर आती हैं तो आप बहुत ज्यादा परेशान होती हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे होते हैं। आपको अपने बेबी की बहुत ज्यादा केयर करनी होती है, आप अपने स्टिचेस से परेशान होती हैं। इसके अलावा आपको हर 2-2 घंटे पर बेबी को फीड करवाना होता है, जिस वजह से आपकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती है। इसीलिए आप बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती है। बट इन सब चीजों के बावजूद आपको अपनी पोस्ट डिलीवरी केयर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में तो आपको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी तब आपको वीकनेस, बॉडी में पेन जैसी प्रॉब्लम होने लगेगी, और तब आप सोचेंगे कि काश मैं पोस्ट डिलीवरी केयर कर लेती। ऐसा माना जाता है कि शुरुआत के 1.5 महीना आपको अपनी पोस्ट डिलीवरी केयर पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड होता है इसमें आपके शरीर में बहुत ही स्पीड से चेंजेस हो रहे होते हैं, क्योंकि जब आप बेबी को डिलीवर करते हैं उसके बाद हार्मोन्स का लेवल बहुत ज्यादा चेंज होना शुरू हो जाता है और आपकी रिकवरी भी फास्ट होना शुरू हो जाती है अगर आप ध्यान देते हैं तो। अगर आपके पास कोई एडवाइस देने के लिए है तब तो ठीक है, बट अगर आपके पास कोई एडवाइस देने के लिए नहीं है कि आप अपनी पोस्ट डिलीवरी केयर कैसे करें, तो क्या किया जाए? तो आपको अपनी केयर पर खुद ही ध्यान देना होगा, क्योंकि किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम हो या ना हो। आपको अपनी केयर खुद करनी होती है, और ऐसा नहीं होता कि अगर किसी के पास कोई एडवाइस देने के लिए नहीं है तो वो अपनी केयर नहीं कर सकता। मेरे पास कोई भी एडवाइस देने के लिए नहीं था, और जो लोग थे उन्होंने भी मुझे कोई एडवाइस नहीं दी थी, बट मैंने उन चीजों को फॉलो करा जो मुझे खुद पता थी। तो आज मैं आपके साथ वही टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिन्हें आप फॉलो करके अपनी पोस्ट डिलीवरी केयर कर सकते हैं। गाइस, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसके अलावा अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें मैं फैशन, ब्यूटी, किचन और व्लॉग्स जैसे वीडियोस लाती रहती हूँ। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। 45 डेज यानी कि 1.5 महीना आपका पूरा रिकवरी का रहता है। अगर इन दिनों में आप अपनी केयर करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी ऐसी हो जाएगी जैसे प्रेगनेंसी से पहले थी। टिप नंबर 1, मेंटेन हाइजीन। तो गाइस, जब आप हॉस्पिटल के बाद घर आ जाती हैं तो आपको हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपको प्रॉपर अपना बाथ लेना है। आपके स्टिच वगैरह रिमूव नहीं हुए हैं तो तब तक आप स्पंज बाथ ले सकते हैं, बट आपको बाथ जरूर लेना है ताकि आपकी पूरी बॉडी की क्लीनिंग हो सके। आपको अपने पैड टाइम से चेंज करने हैं ताकि वहां पर कोई इसी तरीके का कोई भी इन्फेक्शन ना हो। इसके अलावा आपको कॉटन के अंडरवेयर पहनने, और अंडरवेयर थोड़े से लूज हो तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, जिससे आपके रैशेस वगैरह नहीं होंगे। पैड लेते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो आपके स्किन टाइप का हो, क्योंकि उस समय आपको बहुत लंबे टाइम तक और काफी दिनों तक पैड यूज करना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि अगर वो आपके स्किन टाइप का नहीं है तो वो वहां से आपके रैशेस होना शुरू हो जाते हैं, और कई बार तो ये होता है कि वहां से स्किन भी निकलने लग जाती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम काफी लंबे टाइम तक पैड यूज करते हैं और काफी लंबे टाइम तक अंडरवेयर वगैरह यूज करते हैं, जिस वजह से वहां पे एयर का एक्सपोजर नहीं हो पाता है, और स्वेटिंग होने की वजह से वहां पे इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। आपको हाइजीन मेंटेन इसलिए भी रखना चाहिए क्योंकि आपके पास एक न्यूबॉर्न बेबी होता है, आपको उसको भी केयर करनी होती है, क्योंकि अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो बेबी का भी हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाएगा, उसे भी इन्फेक्शन हो सकता है आपके थ्रू। तो इसलिए आपको हाइजीन बहुत ज्यादा मेंटेन रखना है। टिप नंबर 2, ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट। तो गाइस, जब आपकी डिलीवरी होती है, अगर किसी वजह से आप बेबी को फीड नहीं करवा रहे हैं, या बेबी, मान लीजिए आपका फीड बहुत ज्यादा बन रहा है और बेबी उतना फीड आपसे नहीं ले पा रहा है क्योंकि बेबी का अभी स्टमक बहुत ज्यादा छोटा है, तो आपको अपने ब्रेस्ट से मिल्क एक्सप्रेस करके उसे कटोरी में निकाल के रखना है। ऐसा नहीं करना है कि बेबी को अभी भूख नहीं है या बेबी अभी फीड नहीं ले रहा है तो आप ऐसे ही छोड़ दें। इससे क्या होगा कि आपके ब्रेस्ट हैवी हो जाएंगे, क्योंकि उनमें तो दूध बन ही रहा है। बेशक आपका बेबी अभी छोटा है, बट ब्रेस्ट को ये बात नहीं पता है कि आपका बेबी छोटा है। वो तो अपना वर्क करना शुरू कर ही देता है और बहुत अच्छे से मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। इसलिए आपको अपने ब्रेस्ट में मिल्क को स्टोर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो आपके पूरे ब्रेस्ट हैवी हो जाएंगे, क्योंकि ब्रेस्ट में जो नलियां होती है जिनमें दूध बनता है, उन नसों में स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, और कुछ टाइम बाद तो ऐसा हो जाएगा कि दूध आना भी बंद हो जाएगा। इसके बाद आपको फीवर होना भी शुरू हो जाएगा और आपकी दिक्कतें बढ़ सकती है, और जब आपको फीवर होगा तो हो सकता है वो फीवर आपके बेबी में भी ट्रांसफर हो जाए। तो इसलिए आपको इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि अपने ब्रेस्ट पर आपको मिल्क को छोड़ना नहीं है, मिल्क को स्टोर नहीं करके रखना। आप अगर बेबी फीड नहीं ले रहा है उस समय, तो आपको अपने पूरे ब्रेस्ट के मिल्क को एक किसी बर्तन में
एक्सप्रेस करके रख देना है। अगर आप इन चीजों पर ध्यान नहीं देते तो कई बार तो कंडीशन इतनी सीवियर हो जाती है कि सर्जरी की भी नौबत आ जाती है। और फीड करवाते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको फीड दोनों ब्रेस्ट से करवाना है। ऐसा ना हो कि आप एक ब्रेस्ट से कंटिन्यू फीड करवाए जा रहे हैं और दूसरे ब्रेस्ट से फीड नहीं करवा रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो कुछ टाइम बाद बेबी उस ब्रेस्ट से फीड लेना ही छोड़ देगा और आपके दोनों ब्रेस्ट का साइज चेंज हो जाएगा। टिप नंबर 3, स्टिच केयर। तो गाइज जब आपकी डिलीवरी हो जाती है, जाहिर सी बात है चाहे नॉर्मल हो या ऑपरेशन, स्टिच आज के टाइम पे आते ही हैं। तो अगर आपकी डिलीवरी नॉर्मल हुई है तो आपको टाइम से टाइम अपना चेंज करते रहना है पैड को। जितनी बार भी वॉशरूम जाए उतनी बार डिटॉल या किसी भी एंटीसेप्टिक से अपने स्टिच को वॉश करें, उसके बाद ही पैड यूज करें। अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो भी आपको अपने स्टिच का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, वहां पे बहुत ज्यादा स्वेट ना आए। अगर आपके स्टिच पर बेबी ने पी वगैरह कर दिया है तो आपको ड्रेसिंग अपनी चेंज करवानी होती है। इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी स्टिच लाइन गीली नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि गीली अगर वो रहेगी तो उस पर इन्फेक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। और अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो आपको हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी होती, आपको वजन नहीं उठाना होता, क्योंकि आपके बाहर के स्टिचेस तो हफ्ते से 1.5 हफ्ते में कट जाते हैं, बट जो आपके अंदर के स्टिच होते हैं, आपके इनर साइड के स्टिच होते हैं, उनकी रिकवरी आपकी 2 से 3 महीने तक चलती रहती है। तो इसलिए आपको हैवी वेट लोडिंग अवॉइड करनी होती है। इसके अलावा आप स्टिच केयर के लिए मेरी दूसरी वीडियो भी चेक कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे लिंक दे दूंगी। टिप नंबर 4, बेल्ट। तो गाइज जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपको अपने लिए एक बेल्ट पहले से ही परचेज करके रखनी है। इससे क्या होगा कि आपके टमी को सपोर्ट मिलता है और इसके अलावा आपका वेट कम करने में और टमी कम करने में भी ये बेल्ट हेल्पफुल रहती है। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप डिलीवरी के बाद से ये बेल्ट यूज कर सकते हैं, बट अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो जब आपके स्टिच रिमूव हो जाते हैं उसके बाद आप बेल्ट अपनी लगा सकते हैं। ये बेल्ट आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि ये आपके टमी को अंदर करने में, आपका वेट लॉस करने में और डिलीवरी के बाद आपके एब्डोमेन को सपोर्ट देने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। क्योंकि डिलीवरी हो जाने के बाद 9 मंथ में जब हमारी प्रेगनेंसी होती है तो हमारा टमी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, बट 9 मंथ के बाद जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो एब्डोमेन पूरे तरीके से अंदर नहीं जाता है। इससे क्या होता है कि एब्डोमेन सैगिंग शुरू हो जाती है, बट जब आप बेल्ट लगाएंगी तो आपके एब्डोमेन को इस बेल्ट से सपोर्ट मिलता है। तो इसलिए आपको एक बेल्ट पे भी इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बेल्ट खरीदें, आप नॉर्मल सी बेल्ट भी खरीद सकते हैं, बस जो हमारा काम है वो होना चाहिए। कहने का मतलब है वो हमारे एब्डोमेन को सपोर्ट करे। तो टिप नंबर 5, कवर योर बॉडी। तो गाइज अगर मेडिकली गए तो कहीं ऐसा नहीं लिखा कि आपको डिलीवरी के बाद अपनी बॉडी पूरी कवर करनी होती है, पूरी कैप वगैरह पहननी होती है, सॉक्स वगैरह पहननी होती है, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। बट पुरानी मान्यता है कि हमें अपनी पूरी बॉडी को कवर करके रखना चाहिए, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बट हाँ, आपको वेदर का ध्यान रखकर ही ऐसा करना है। अगर समर का मौसम है तो आपको बहुत ज्यादा वुलन के कपड़े नहीं पहनने, आप नॉर्मल कॉटन के क्लॉथ पहन सकते हैं। कोशिश ये कीजिए कि वो फुल स्लीव के हो। और अगर विंटर का मौसम है तो आपको सॉक्स, कैप, फुल स्लीव के कपड़े, अपने वुलन के कपड़े जरूर पहनने होते हैं, क्योंकि विंटर्स में डर होता है कि आपको ठंड लग सकती है, और जब आपको ठंड लगेगी, आपको कोल्ड होगा, तो हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके बेबी को भी हो जाएगा। तो इसलिए आप अपनी पूरी बॉडी को कवर कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा चिल्ड एनवायरनमेंट में नहीं रहना होता, यानी कि आपको एसी वगैरह चलाकर ऑन करके इतने ठंडे में नहीं रहना होता है। आप नॉर्मली अपना फैन ऑन करके रह सकते हैं। टिप नंबर 6, हेल्दी डाइट। तो गाइस डिलीवरी होने के बाद आपको अपनी डाइट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी बॉडी से एक और बॉडी के लिए अभी मिल्क बनना है, इसलिए आपको अपनी डाइट पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। आपको अपने आयरन और कैल्शियम डिलीवरी के बाद 3 महीने तक कंटिन्यू लेने होते हैं, क्योंकि आपको अपने बेबी को फीड करवाना होता है। अगर आप आयरन और कैल्शियम नहीं लेते हैं तो आपको कुछ दिनों बाद आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन फील होने लगेगा। इसलिए आपको अपना आयरन, कैल्शियम, अपनी प्रॉपर डाइट, अपना दूध प्रॉपर लेना होता है। क्योंकि आप एक बेबी को फीड करवा रहे हैं, इसलिए आपको बार बार भूख लग सकती है, तो आपको अपनी छोटी छोटी मील को बार बार लेना होता है। आप बार बार अपना मील ले सकती हैं। आपको ये नहीं सोचना कि मैंने तो सुबह ब्रेकफास्ट किया था, अब मैं सीधा लंच करूंगी या मैं सीधा डिनर करूंगी। आपको इस बात को याद रखना है कि आप अपनी एक बेबी को फीड करवा रही हैं और वो बेबी आपसे फीड ले रहा है, आपकी बॉडी से ले रहा है, इसलिए आपकी बॉडी को जरूरत है, रिक्वायरमेंट है एक हेल्दी डाइट की। तो आपको प्रॉपर डाइट लेनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा वेट
गेन हो जाएगा, मुझे नहीं लेना है। वेट लॉस आने वाले टाइम पर हो जाएगा, बट ये जो शुरू का 1.5 महीना है ये आपका दोबारा नहीं आएगा। इस तरीके की आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी और सब वीडियो में सिर्फ वो बोल सकते हैं, या मैं भी अपनी इस वीडियो में सिर्फ बोल सकती हूँ, करना आपको खुद ही होगा। मैं सिर्फ आपको एडवाइस दे सकती हूँ। आपको बहुत ज्यादा फ्रिज का ठंडा जूस ये सब आपको नहीं लेना है। आपको अपने हाइड्रेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपको बहुत अच्छी मात्रा में लिक्विड लेते रहना है। आपको प्रॉपर मात्रा में पानी पीना है। हो सकता है बहुत लोग आपको ये कहें कि पानी पीने से टमी निकल जाता है। गाइस ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई टमी वगैरह नहीं निकलता है। आपको पानी पीना है। अगर आप पानी वगैरह नहीं पियेंगे तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी सिजेरियन से डिलीवरी हुई है तो हॉस्पिटल में यूरिन के लिए आपको यूरिन का पाइप लगाया जाता है, कैथेटर लगाया जाता है, और वो निकल जाने के बाद आपको बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। इसलिए आपको बहुत अच्छी मात्रा में लिक्विड लेना होता है। अगर वो नहीं लेंगे आप तो भी आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। इसके अलावा डिलीवरी के बाद आपको अजवाइन का पानी, आपको जीरे का पानी जरूर पीना चाहिए। अजवाइन का पानी आपके शरीर की जितनी भी गंदगी होती है, जितनी भी फुलावट होती है, सूजन होती है, इसको पास आउट करता है। और जीरे का पानी आपके मिल्क प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। आप ये भी कर सकती हैं कि आप जीरा और अजवाइन दोनों को मिक्स करके भी पानी बना सकती हैं, क्योंकि अगर सोचे तो नॉर्मल पानी, जूसेस, अजवाइन का पानी, जीरे का पानी, ये बहुत सारी तरीके के पानी हो जाते हैं। तो आप जीरा और अजवाइन का मिक्स करके एक पानी भी बना सकते हैं, क्योंकि मैंने यही किया था। आपको कोशिश ये करनी कि आपको लुक वार्म पीना है जीरा और अजवाइन का पानी, आपको ठंडा नहीं पीना है। या फिर आप जो एक हॉट वाटर बॉटल होती है, मैंने आपको हॉस्पिटल बैग में भी बताया था कि ये बॉटल आपकी बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। इससे क्या होगा कि आपको बार बार पानी गर्म करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। उस हॉट वाटर बॉटल में आपका पानी गर्म ही रहेगा, तो आपका जब मन करेगा आप उसे पी सकती हैं। और ये लिक्विड आपके वेट लॉस में भी हेल्पफुल रहता है। अजवाइन आपका वेट लॉस भी करता है, जीरा भी आपका वेट लॉस भी करता है, इसलिए आपको जीरा और अजवाइन का पानी जरूर पीना चाहिए। इसके अलावा आप नॉर्मल पानी भी पी सकती हैं। आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आपको हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। नेक्स्ट टिप होगी मेरी तरफ से, वो होगी मसाज। डिलीवरी के बाद आपको मसाज जरूर करवानी चाहिए। अगर आपके आसपास कोई फैसिलिटी अवेलेबल है तो आपको अपनी डिलीवरी के आसपास, यानी कि प्रेगनेंसी के लास्ट टाइम में अपनी सोसाइटी वगैरह में पता कर लेना चाहिए कि कोई अगर मालिश वाली फैसिलिटी अवेलेबल हो तो आपको वो जरूर करवानी चाहिए, क्योंकि ये आपके वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। इसके अलावा जब आप डिलीवरी के बाद घर आती है तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होती है, आपकी बॉडी बहुत ज्यादा पेन कर रही होती है, तो इस कंडीशन में वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। मेरे टाइम पे ये था कि बहुत ज्यादा कोरोना चला हुआ था, तो मुझे ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हुई थी, बट हाँ मैंने बहुत ज्यादा सर्च किया था और मुझे मिल भी गई थी, बट किसी वजह से मेरा मन नहीं माना तो मैंने उन्हें अपॉइंट नहीं करा। बट अगर आपके आसपास कोई है तो आप पहले से ही उसे अपॉइंट करके रखिएगा। और मुझसे ये गलती हो गई थी कि मैंने डिलीवरी से पहले इस बारे में नहीं सोचा था और मैंने किसी को भी अरेंज करके नहीं रखा था। बट आप इस चीज को पहले से ही अरेंज करके रखिएगा, क्योंकि डिलीवरी होने के तुरंत बाद आपको ये हेल्प की जरूरत पड़ेगी और उस समय इतना वक्त नहीं होता कि आप किसी से बात करें या पूछें। इससे अच्छा ये होगा कि आप डिलीवरी के आसपास, डिलीवरी होने से पहले ही अपने आस पड़ोस में पूछ के रखें। मसाज करवानी जरूर चाहिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स मिलेगा। क्योंकि मैंने अपनी फैमिली में, जब मुझे कोई नहीं मिला तो मैं अपनी फैमिली में किसी से बोल देती थी, और जब वो मेरी मसाज करते थे तो मुझे बहुत ही ज्यादा रिलैक्स मिलता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। बट जब आप किसी प्रोफेशनल से करवाएंगे तो आपको तो और ज्यादा रिलैक्स फील होगा। तो आपको रिकमेंड करूंगी कि आपको ये जरूर करवाना चाहिए। बट अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो आपको अपने डॉक्टर से रिकमेंड करने के बाद ही मालिश करवानी है। और अगर फिर भी आप करवाना चाहते हैं तो आपको अपने टमी एरिया पे, यानी कि अपनी स्टिच लाइन पर मसाज नहीं करवानी है। आप अपने बैक पे, अपने हैंड, अपने लेग्स पे मसाज करवा सकती हैं, आपको अपने टमी एरिया पे नहीं करवाना, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके इनर स्टिचेस का रिकवरी 2 से 3 महीने तक चलती रहती है, तो इसलिए आपको अपने टमी एरिया पर मसाज नहीं करवानी है। लास्ट टिप मेरी तरफ से होगी स्नैक्स। तो आपको अपने स्नैक्स का अरेंजमेंट जरूर करके रखना चाहिए। स्नैक्स में आप ड्राई फ्रूट्स, ड्राई पंजरी या घी वाली पंजरी या घी के लड्डू जैसी चीजें रख सकती हैं। एक तो ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है, दूसरा ये आपकी छोटी छोटी भूख को खत्म करती है। इसके अलावा ये बहुत ही ज्यादा आपकी बॉडी की रिकवरी में हेल्पफुल रहती है, तो इसलिए आपको ये चीज पहले ही अरेंज करके रख लेनी है, यानी कि प्रेगनेंसी के लास्ट टाइम पे या डिलीवरी से पहले ही अरेंज करके रख लेनी है, अगर आपके पास कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो। और अगर आपके फैमिली में मेंबर्स हैं वो कर सकते हैं तो आप डिलीवरी के बाद भी कर सकते हैं। आपको लड्डू पसंद नहीं है तो आप नॉर्मल पंजरी भी रखवा सकते हैं, यानी कि वही लड्डू का आप पाउडर के फॉर्म में भी उसे रख सकती हैं। इसके अलावा अगर गर्मियों का मौसम है तो आप दाल और ड्राई फ्रूट, यानी कि मूंग की दाल के और ड्राई फ्रूट के मिक्स करके लड्डू बनते हैं, वो भी रख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गर्म नहीं होते हैं। पंजरी वगैरह, गूंद वगैरह के लड्डू थोड़े से गर्म होते हैं, ये अक्सर विंटर्स में बनाए जाते हैं, बट आपको उनमें ड्राई फ्रूट जरूर ऐड करवाने हैं। आपको ड्राई फ्रूट के लड्डू में और पंजरी में
एक कमर कस नाम की चीज आती है, वो जरूर ऐड करवानी है। ये आपके बैक पेन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है, क्योंकि डिलीवरी के बाद ये सब प्रॉब्लम्स होने लगती है। प्रेगनेंसी में आपको बैक पेन जैसी प्रॉब्लम्स रहती है, तो इसलिए आपको ये चीजें जरूर डलवानी है। ऐसा कहा जाता है कि इससे आपको बैक पेन वगैरह में रिलीफ मिलता है। अगर आपकी फैमिली में कोई है करने वाला तो वेल एंड गुड है, वरना आप खुद ही कर सकती हैं। तो गाइस ये थे कुछ टिप्स आपकी रिकवरी के लिए। तो वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। आज के लिए बाय बाय।